नमस्कार, राम राम, जय हिंद। साइकोलॉजी की जो सीरीज हमने शुरू की है, कल हमने समायोजन में रक्षात्मक युक्तियों के प्रत्यक्ष तरीके हमने पढ़े थे कि कोई भी इंसान है जो अपने आप को समायोजित करना चाहता है किसी भी प्रकार की समस्या से उबरने के लिए, वो इंसान कुछ युक्तियां अपनाता है। वो युक्तियां दो प्रकार की हैं। पहली है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब है कि इंसान अपने आप को समायोजित करने के लिए, किसी भी समस्या से बाहर निकलने के लिए जो तरकीबें करता है, उन तरकीबों में प्रत्यक्ष तरकीब में क्या होता है कि इंसान अपने कॉन्शियस माइंड से, अपनी तर्क से, अपनी रीजनेबल पावर से उन समस्याओं का सॉल्यूशन करता है। तो प्रत्यक्ष तरीके हमने पिछली वीडियो में डिटेल से पढ़े। आज हम करेंगे अप्रत्यक्ष युक्तियां, यानी कि अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, अपने आप को समायोजित करने के लिए जो हमारी डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, उनमें जो इनडायरेक्ट अप्रोचेस हैं, इनडायरेक्ट जो मेथड्स हैं, अप्रत्यक्ष चीजें हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष का मतलब है कि हम समस्या से उबरने के लिए जो तरकीब, जो उपाय ढूंढते हैं, वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड ढूंढता है। यानी कि समाज में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, अचेतन मन है, कुछ तरकीबें ढूंढता है। तो उनमें सबसे पहली बात हम करते हैं शोधन। शोधन, जिसको हम हिंदी में बहुत सारे नाम हैं, अच्छा रहेगा कि हम उसका नाम, ये नाम जो है वो इंग्लिश में याद कर ले। शोधन, उन्मोचन, या इसको हम बोल देते हैं तादात्म्यीकरण, उदात्तीकरण, और इंग्लिश में हम बोलेंगे सब्लिमेशन। देखिए, शोधन, उन्मोचन, उदात्तीकरण में कोई भी इंसान है, वो अपनी चिंता से बाहर निकलने के लिए जिस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करेगा। कैसे? शोधन का मतलब क्या है? मान लो कि कोई बहुत ज्यादा गुस्से वाला बच्चा है, उसको उसके परिवार में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, परिवार में बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, आस पड़ोस में सबके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, तो क्या किया जाए? उसके उस गुस्से को एक सही दिशा दी जाए। उसके उस गुस्से को, जिस प्रकार का उसका जो व्यवहार है, उसको एक सही दिशा देके और उसको समाज में समायोजित किया जा सकता है। जैसे एक बहुत ज्यादा गुस्से वाला बच्चा है, एक गुस्सैल बच्चा है, एक बहुत ज्यादा गुस्सैल बच्चा है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, तो पेरेंट्स के लिए वो एक समस्या बन चुकी है। अब उस गुस्से वाले बच्चे को एडजस्ट करने के लिए क्या किया जाए? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसको बॉक्सिंग एकेडमी में एडमिशन दिलवा दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसके गुस्से का सही दिशा में प्रयोग किया जा सकता है और अपने आप को वो समायोजित भी कर सकता है। या कुश्ती की एकेडमी में छोड़ दो। बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं कि शोधन का मतलब है कि कोई भी बच्चा है, उसके ऐसे व्यवहार का शोधन करना है जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता। बहुत ज्यादा गुस्सा करता है बच्चा, तो क्या किया जाए? उसको कुश्ती की एकेडमी में एडमिशन दिला दो, उसको बॉक्सिंग की एकेडमी में एडमिशन दिला दो। क्लियर? अब सेकंड बात आती है, देखिए नंबर 2 पे अप्रत्यक्ष जो हमारी अप्रोचेज हैं, नंबर 2 पे हम क्या करेंगे? तादात्म्य। तादात्म्य, इट मीन्स वी कैन से आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी बच्चा है जिसकी खुद की आइडेंटिटी सही नहीं है और वो ऐसी मित्र मंडली में बैठा है, 4-5 ऐसे बच्चों में बैठा है जो एक अच्छी प्रतिष्ठा वाले हैं। क्लियर? अब उन बच्चों में वो अपनी मित्र मंडली में बैठा है, सभी बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं कि भाई मेरा तो HSSC का जो एग्जाम है बहुत अच्छा हुआ, अब की बार मेरा जो PGT एस्टेट है वो बहुत अच्छा हुआ, क्वालिफाई हो जाएगा। एक बच्चा है
जो बेचारा इतना इंटेलिजेंट नहीं है उन जैसा, लेकिन उनके बीच में बैठा है, तो वो खुद भी क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। उसके सामने तो एक समस्या खड़ी होगी कि भाई सभी जो बच्चे हैं अपनी अपनी प्रतिभा के बारे में बातें कर रहे हैं और मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं जो मैं इस तरीके की बात करूं। तो वो क्या करेगा, वो करेगा क्या, अपनी आइडेंटिटी को छुपाएगा और एक ऐसे इंसान की आइडेंटिटी से परिचित करवाएगा जो ऑलरेडी समाज में प्रतिष्ठित है, जो ऑलरेडी उससे रिलेटेड है और समाज में अपनी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा को बनाए हुए है। क्या कहेगा, पता है मेरा भाई पिछली बार HCS लगा था, पता है मेरे ताऊ जी बहुत बड़े मंत्री हैं और मंत्रियों के साथ उठ बैठ है उनकी, ठीक है। तो क्या कर रहा है, वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, अपने आप को उस माहौल में एडजस्ट करने के लिए क्या कर रहा है, तादात्म्य स्थापित कर रहा है। क्लियर, अंडरस्टैंड। अब एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, एग्जाम में अप्रत्यक्ष जो हमारे रक्षात्मक युक्तियां हैं वहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि एक बच्चा अपनी आइडेंटिटी को छुपा के किसी ऐसे इंसान की आइडेंटिटी को सामने रखता है जो ऑलरेडी समाज में प्रतिष्ठित है। तो क्या कर रहा है, किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति का प्रयोग कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्यकरण। क्लियर, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, थर्ड पे बात आती है औचित्य स्थापन। औचित्य स्थापन, यू कैन से युक्तिकरण। अंडरस्टैंड, औचित्य स्थापन, युक्तिकरण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रैशनलाइजेशन, तर्क संगतिकरण भी बोल देते हैं इसको, तर्क संगतिकरण। इन इंग्लिश वी कैन से वी कैन से रैशनलाइजेशन। देखिए, शब्द से साफ साफ पता चल रहा है कि कोई इंसान अपनी समस्या से निपटने के लिए, अपनी समस्या से निजात पाने के लिए क्या कर रहा है, औचित्य स्थापन कर रहा है, युक्तिकरण, तर्क संगतिकरण, यानी कि तर्क का सहारा ले रहा है। अब जो ये युक्तिकरण होगा ये 2 टाइप से हो सकता है। अब बात आती है कि ये औचित्य स्थापन, युक्तिकरण, तर्क संगतिकरण है क्या, ये एक अप्रत्यक्ष विधि है जिसके द्वारा हम अपने आप को एडजस्ट करेंगे, यानी कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो इन चीजों, अनकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, अनकॉन्शियस माइंड हमें बोलेगा, बताएगा कि किस प्रकार आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। क्लियर, औचित्य स्थापन। देखिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल औचित्य स्थापन का है, अंगूर खट्टे हैं, नींबू मीठे हैं। इसके अकॉर्डिंग हम 2 चीजें पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे अंगूर खट्टे हैं और एक हम पढ़ेंगे नींबू मीठे हैं। देखिए, अब कोई भी इंसान है, वही लोमड़ी वाली कहानी यहां सामने आपके सामने नजर आ रही है। लोमड़ी वाली कहानी, लोमड़ी क्या करती है, बहुत उछल कूद करती है, अंगूर पाने की कोशिश करती है। जब अंगूरों को नहीं पाया तो क्या कही, छे छोड़ो, रहने दो, अंगूर खट्टे हैं। यानी कि कोशिश तो की अंगूरों को पाने की, लेकिन जब नहीं पाया तो आसपास में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए क्या कहा, जिस चीज को पाने के लिए उसने कोशिश की उसी को गलत बता दिया, अंगूर खट्टे हैं। तो इसी प्रकार से मनुष्य, इंसान भी बहुत ज्यादा मेहनत करता है। मान लो किसी बच्चे ने कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, हाल ही में जैसे एस्टेट का एग्जांपल ले लिया, पीजीटी एस्टेट का ले लिया, रीट का ले लिया, कोई भी एग्जांपल, कि बच्चे ने बहुत मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की उस पेपर को पास करने के लिए। मैं आपको समझा रही हूं औचित्य स्थापन, उसके अंदर अंगूर खट्टे हैं। तो बच्चे ने बहुत मेहनत की उस पेपर को पास करने के लिए, दिन रात पढ़ाई की, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें हम पढ़ते हैं वहां से पेपर नहीं आया, कोई बात नहीं, उस बच्चे का पेपर क्लियर नहीं हुआ, तो अब वो क्या कहेगा, रहने दो, कौन पेपर क्लियर करना चाहता है,
अरे मैंने तो वैसे ही दिया था पेपर, कुछ नहीं, पेपर ही बेकार था, मैंने जहां से पढ़ा वहां से आया ही नहीं कुछ भी, इतना बेकार पेपर था, पेपर का कुछ मतलब स्टैंडर्ड ही नहीं था, ऐसा पेपर ही था। तो क्या कर रहा है वो कह रहा है अंगूर खट्टे हैं, यानी कि अपनी असफलता, जिस चीज को वो पाना चाहता था उसमें असफल हो गया। तो यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे वो अंगूर खट्टे हैं के अंतर्गत, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जिस चीज को हम पाने का प्रयास करते हैं, जिस चीज को पाने के लिए हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, और उस चीज को पा नहीं सकते तो हम क्या करते हैं, उस चीज में दोष ढूंढते हैं। यानी कि जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं उन परिस्थितियों को ही गलत ठहरा देते हैं। पेपर बहुत ही बेकार था, पेपर मेरे लेवल का ही नहीं था, पेपर में ऐसा कुछ था ही नहीं जो एक स्टैंडर्ड हो, जो हमने पढ़ा था उसमें से आया, यानी कि परिस्थितियां गलत हैं। यहां ध्यान रहे कि औचित्य स्थापन में जो अंगूर खट्टे हैं उसके अंतर्गत मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं कि परिस्थितियां जो हैं वो उनको हम गलत साबित कर देंगे अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। नींबू मीठे हैं, नींबू मीठे में क्या होता है, परिस्थितियों को हम गलत साबित नहीं करेंगे, हम अपने आप को सही साबित करेंगे। नींबू मीठे में क्या करना है, अपने आप को सही साबित करना है कि भाई मैंने तो बहुत अच्छी तैयारी की थी, मैंने तो हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। अब पेपर कैसा है, पेपर की बात नहीं है, मैंने अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन की, मैंने हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से जो है पढ़ा, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, मुझे तो पेपर से कोई मतलब ही नहीं था, मुझे तो मतलब था कि मैंने अच्छा पढ़ा बस। तो नींबू मीठे के अकॉर्डिंग जो है ये क्या आएगा, एग्जाम्पल। यानी कि औचित्य स्थापन, युक्तिकरण, तर्क संगतिकरण में क्या है, कोई भी इंसान है वो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए तर्क का सहारा लेगा, तर्क का सहारा लेगा। किसी भी प्रकार की जो वो बातें बताएगा या तो परिस्थितियों को दोषी बताएगा, जब परिस्थितियां गलत हैं, जिन चीजों में हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे वो चीज ही गलत है, तो अंगूर खट्टे हैं और मैं बहुत अच्छा हूं, मैंने तो अपना सब काम बहुत अच्छे तरीके से किया, वो काम सफल हुआ या नहीं हुआ, तो इसके अंदर क्या है, नींबू मीठे। क्लियर। अब बात आती है तीन चीजें हमने पढ़ी, अब बात आती है 4 पे हम करेंगे कि कोई भी इंसान है परिस्थितियों से निपटने के लिए 2 चीजें और जो है महत्वपूर्ण है, शमन और दमन। चौथी चीज में हम करेंगे दमन। 3 के बाद चौथी चीज में हम क्या करेंगे, दमन। क्लियर। दमन को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिप्रेशन। रिप्रेशन। शमन, शमन को हम क्या बोलेंगे, सप्रेशन। अब देखिए इन दोनों चीजों को समझने के लिए हम बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल के साथ इन दोनों चीजों को समझेंगे। एक एग्जाम्पल के साथ देखिए, दमन और शमन अलग अलग चीजें हैं। दमन का मतलब क्या होता है, दमन का मतलब होता है कोई इंसान किसी भी प्रकार के द्वेष, तनाव, चिंता से ग्रसित है, किसी भी प्रकार के तनाव, चिंता से ग्रसित है, तो दमन में वो उन चीजों से निपटने के लिए, उन समस्याओं से निपटने के लिए जो युक्तियां अपनाएगा वो उसका अचेतन मन, अचेतन मन, यानी कि वो उन चीजों को सोच समझ के नहीं हटाएगा, वो ऑलरेडी चीजें आराम आराम से उसके अचेतन मन में चली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको जिससे आप दमन को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। मान लिया कि किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है, ठीक है, अब पूरा परिवार जो है वो शोकाकुल है, पूरा परिवार जो है बहुत ज्यादा दुखी है। अब ऐसा तो है नहीं कि उस डेथ के बाद उस परिवार के सारे कार्य बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है ना ही वो इंसान, वो लोग ये चाहेंगे कि भाई हमारा कोई भी प्यारा था, घर का कोई भी बंदा था, हम उसको भूलें, वो दिल से नहीं चाहेंगे, लेकिन आराम आराम से जब वो अपने आप को किसी दूसरे कार्य में लगाएंगे, जब वो आसपास के कार्य करेंगे, तो आराम आराम से वो चीजें धीरे धीरे उनके अचेतन मन में चली जाएंगी। क्लियर। इसको बोलते हैं दमन। अब शमन की बात करते हैं। शमन यानी कि सप्रेशन। शमन में हम किसी भी समस्या, दुश्चिंता, तनाव से निपटने के लिए
सचेतन मन से बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं। कोई बच्चा है, ठीक है, उस बच्चे ने बहुत मेहनत की, आईएएस का एग्जाम दिया, आईएएस का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, बच्चा बहुत दुखी है, चिंतित है, बहुत परेशान है। अब उसके मन में एक ही बात है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट जब मैं करूंगा तो मैं वो एग्जाम क्लियर करूंगा ही करूंगा। उसके माइंड पे एक प्रेशर है बहुत ज्यादा, तो वो क्या करेगा, उस प्रेशर से निपटने के लिए अपनी किताबों का सहारा लेगा। नहीं, मुझे अब इस बारे में नहीं सोचना कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, नहीं, मुझे इस बारे में अभी सोचना ही नहीं है, मुझे तो 2 गुनी मेहनत करनी है, 3 गुनी मेहनत करनी है। तो वो अपने सचेतन मन से, अपने दिमाग से उस चीज से निपटने का प्रयास करता है और अपने दिमाग को, अपना उसका जो माइंड है उसको एक सही डायरेक्शन में लगा रहा है सोच समझ के। क्लियर? तो इसको हम क्या कहेंगे, शमन। अंडरस्टैंड? आई होप आपको यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन। प्रक्षेपण, प्रक्षेपण के अंतर्गत कोई भी इंसान अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, अपनी किसी भी समस्या से निजात पाने के लिए क्या करेगा। प्रक्षेपण का मतलब है कि इंसान अपनी जो कमियां हैं, अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को सही दिखाने के लिए अपनी कमियां दूसरों पे डालेगा, दूसरों को प्रोजेक्ट करेगा, दूसरों को बताएगा, दूसरों को ये कहेगा कि ये भी गलत है, मैं गलत नहीं हूं, ये चीजें भी गलत है। जैसे बहुत आसान एग्जाम्पल है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। भाई मैं तो बहुत बड़ा डांसर हूं, देखो मुझे तो बहुत अच्छे से डांस आता है, क्या करूं भाई, थारा आंगन ही टेढ़ा है, क्या करूं, थारा तो आंगन ही टेढ़ा है, मैं कैसे नाचूं। यानी कि प्रक्षेपण में, प्रोजेक्शन में इंसान अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपने दोषों को, अपनी जो हमारे अंदर कमियां हैं उनको छुपाने के लिए और अपने आप को एडजस्ट करने के लिए क्या करता है, जो परिस्थितियां हैं उनको क्या करता है, गलत साबित करने की कोशिश करता है। यानी कि भाई मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन मेरे सामने जो चीजें हैं वो गलत है, इसलिए मैं अपने आप को सही मानता हूं। क्लियर? यानी कि जो परिस्थितियां हैं वही दोषी हैं, जो हमारे सामने परिस्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं प्रक्षेपण में, जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं वो क्या हैं, दोषी हैं। क्लियर? अंडरस्टैंड? प्रक्षेपण का मतलब है कि हम अपने आप को सही साबित करने के लिए उन चीजों को ही गलत साबित कर देते हैं, वो चीजें ही गलत है। दैट इज प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन। क्लियर? अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं प्रक्षेपण के बाद हम बात करेंगे विपरीत रचना। विपरीत रचना, विपरीत रचना को बोल देते हैं प्रतिक्रिया निर्माण। In English, we can say that reversal or reaction formation or reaction formation. देखिए, हमने प्रक्षेपण पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं विपरीत रचना, प्रतिक्रिया निर्माण, रिवर्सल। इन इंग्लिश वी कैन से रिवर्सल और रिएक्शन फॉर्मेशन। तो प्रतिक्रिया निर्माण का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक घर में 2 भाई हैं या एक घर में माँ बेटी है, वो सौतेली है, ठीक है। अब घर में उनके बीच बहुत अच्छा संबंध नहीं है, घर में उनके बीच बहुत अच्छा संबंध नहीं है, लेकिन जब वो समाज में जाएंगी अपने आप को दिखाने के लिए, वो माँ अपनी बेटी से क्या कहेगी, बहुत अच्छी है मेरी बेटी, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसकी बहुत केयर करती हूँ। हालांकि
उनकी जो स्थिति है वो बिल्कुल क्या है, विपरीत है, विपरीत है। वो घर में अपनी बेटी को देख के बिल्कुल खुश नहीं है। दो बहनें हैं जो घर में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करती हैं, लेकिन जब वो बाहर समाज के सामने जाती हैं तो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, अपने आप को ये दिखाने के लिए कि भाई हमारे आपस में जो है बहुत प्यार है, तो क्या है, जैसी परिस्थिति है उसके बिल्कुल विपरीत वो चीजें दिखाती हैं। एक माँ है, एक बेटी है, सौतेली माँ है, वो समाज में अपने आप को क्या दिखाती है कि मैं अपनी बेटी की बहुत केयर करती हूँ, हालांकि घर में वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ विपरीत रचना और प्रतिक्रिया निर्माण, एंड यू कैन से रिवर्सल रिएक्शन फॉर्मेशन। देखिए, विपरीत रचना, हिंदी में हम कोई भी शब्द जब बोलते हैं तो हर बार उसका कोई ना कोई अलग जो शब्द है यूज कर लेते हैं पेपर वाले, लेकिन हम अगर इंग्लिश का शब्द याद कर लें तो अच्छा होगा, क्योंकि इंग्लिश के शब्द चेंज नहीं होंगे, इंग्लिश के जो वर्ड है वो एज इट इज रहेंगे। जैसे विपरीत रचना, विपरीत रचना एज इट इज, यू कैन से प्रतिक्रिया निर्माण, एक ही बात है। विपरीत रचना, प्रतिक्रिया निर्माण, इन इंग्लिश वी कैन से रिएक्शन फॉर्मेशन और रिवर्सल, रिएक्शन फॉर्मेशन और रिवर्सल। क्लियर, अंडरस्टैंड। यानी कि इसका एक एग्जांपल मैं और देती हूँ। एक तो मैंने एग्जांपल दिया, भाई दो बहनें हैं, आपस में बिल्कुल बात नहीं करते, प्यार नहीं करते, लेकिन समाज को दिखाने के लिए बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। दूसरी बात मैंने दिया कि एक सौतेली माँ है, अपनी बेटी से बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करती, लेकिन समाज में जब वो जाते हैं, कहीं भी किसी भी रिश्तेदारी में वो जाते हैं, तो वो ये दिखाती है कि मैं इसकी बहुत केयर करती हूँ। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लिया कोई इंसान है हमारे सामने खड़ा है, बहुत मतलब एज देखें तो उसकी जो पहचान है वो हमसे बहुत बड़ी है, लेकिन हम उसको लाइक नहीं करते, हम उसको पसंद नहीं करते। वो बातें किए जा रहा है, लेकिन हमें वो बातें बिल्कुल पसंद नहीं, हम उन बातों को सुनना भी नहीं चाहते अंदर से, लेकिन अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हाँ हम आपकी बातें अच्छे से सुन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हाँ यस हाँ, इस तरीके से। मतलब हम क्या करेंगे कि जो हमारे अंदर है कि हम उस इंसान की बातें सुनना पसंद बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए हम उसके सामने क्या दिखा रहे हैं कि हम आपकी बातें बहुत अच्छे ढंग से और दिल से सुन रहे हैं। ये क्या है, प्रतिक्रिया निर्माण। विपरीत यानी कि जैसा हम सोच रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत दिखाना। क्लियर, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो पार्ट करेंगे, हाँ जी देखिए, इसके बाद हम कर रहे हैं विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। इसके बाद क्या करेंगे, विस्थापन। इन इंग्लिश वी कैन से डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो विस्थापन का मतलब है कि कोई इंसान है, अपनी जॉब पे गया, ठीक है, उसके मालिक ने बहुत डांटा, क्या अपने मालिक को वापस जवाब देगा? नहीं। क्या करेगा, घर आके अपनी पत्नी से लड़ेगा, अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा उतारेगा, घर की जो चीजें हैं, सामान है, उसको फेंकेगा, इधर उधर करेगा। दिस इज नोन एज विस्थापन एंड डिस्प्लेसमेंट। एक लड़का है, स्कूल में टीचर ने उसकी खूब पिटाई की, क्या टीचर के साथ मारपीट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या करेगा, घर आके अपने छोटे भाई या बहन को धे धड़ा धड़ क्या मारेगा, अच्छी धुलाई करेगा उनकी। तो ये क्या है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जिस इंसान से हम गुस्सा हैं उसके ऊपर अपना गुस्सा नहीं उतार पा रहे हैं, तो अपने से कमजोर व्यक्ति के ऊपर अपना गुस्सा उतारेंगे। क्लियर, दिस इज विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह का एक एग्जाम्पल हम लेते हैं आक्रामकता। आक्रामकता यानी कि अग्रेशन। अब इन दोनों शब्दों को मैंने साथ में क्यों लिया है, क्योंकि देखो विस्थापन में क्या करेगा इंसान, विस्थापन में जिस इंसान से वो गुस्सा है, जिस इंसान की वजह से उसको तनाव हुआ है, उसको टेंशन हुई है, जिस इंसान से टेंशन उसको हुई है, उससे को तनाव हुआ है,
उस इंसान के ऊपर वो गुस्सा नहीं दिखा सकता तो क्या करेगा, अपने से कमजोर व्यक्ति के ऊपर अपना गुस्सा दिखाएगा। उसको तो बोलेंगे हम विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अब बात आती है आक्रामकता, अग्रेशन, यानी कि जिस इंसान की वजह से इंसान गुस्सा हुआ है, जिस इंसान की वजह से इंसान दुखी हुआ है, जिस इंसान की वजह से उसको परेशानी हुई है, उसी इंसान को उल्टा क्या कहेगा, वो अपनी सारी जो भड़ास है उसके ऊपर निकाल देगा, यानी कि सेम पर्सन के ऊपर। उसी इंसान के ऊपर अपना गुस्सा निकालेगा। ठीक है, जैसे दो भाइयों के बीच लड़ाई होगी, दो बहनों के बीच होगी, दो एम्प्लॉय के बीच होगी, तो अपना गुस्सा वो एक दूसरे के ऊपर निकालेंगे, उसको बोलते हैं आक्रामकता यानी कि रिग्रेशन। क्लियर, अंडरस्टैंड, क्लियर एवरीबॉडी? चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं प्रतिगमन। अब हम बात करते हैं प्रतिगमन। प्रतिगमन का सीधा सीधा प्रश्न रीट में पूछा गया था कि एक 8 वर्ष का बच्चा है, उसके घर में एक छोटा भाई आ गया। उस छोटे भाई के आने से उस 8 वर्ष के बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का ध्यान जो है पेरेंट्स नहीं देते हैं, तो अब वो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए क्या करेगा, उसके अपने छोटे भाई जैसा क्या करेगा, वो व्यवहार करेगा। उस 8 वर्ष के बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो वो क्या करेगा, वो इस प्रकार की जो है कार्य करेगा, इस प्रकार की क्रियाएं करेगा कि माता पिता जो हैं वो उसके ऊपर ध्यान दे। तो बच्चा उसी प्रकार का कार्य करेगा जिस प्रकार का कार्य उसका छोटा भाई कर रहा है, जिसकी वजह से उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके घर के जो मेंबर हैं, उसकी तरफ क्या करते हैं, उसको थोड़ा बहुत उसको प्यार करते हैं या उसकी केयर करते हैं। तो प्रतिगमन का मतलब है पीछे लौट जाना, पीछे की अवस्था में लौट जाना। एक 8 या 10 वर्ष का बच्चा है जिसके ऊपर पेरेंट्स अब इतना अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना वो उसके छोटे भाई पे दे रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा वही क्रियाएं करेगा जो उसका छोटा भाई कर रहा है। तो ये एग्जाम रीट के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। तो वो किस प्रकार की युक्ति को अपना रहा है, वो अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियों में प्रतिगमन को अपना रहा है। प्रतिगमन का मतलब है कि रिग्रेशन, पीछे लौट जाना। मान लो कोई भी एक अडल्ट है, 20, 22, 24 साल का कोई बच्चा है, उसको किसी प्रकार की उसके पास कोई समस्या आ गई, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, उस समस्या से निपटने के लिए उसके पास किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो क्या करेगा, फूट फूट के जोर जोर से रोने लग गया, बहुत जोर जोर से रोने लगा, जैसे कि एक 5-7 साल का बच्चा रो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिगमन। क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद आता है दिवास्वप्न, यानी कि डे ड्रीमिंग। फैंटेसी भी हम इसको बोल देते हैं। डे ड्रीमिंग यानी कि कोई भी इंसान जो अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को पूरी नहीं कर पा रहा है। कोई इंसान है, उसकी कुछ इच्छाएं हैं, उसकी कुछ आकांक्षाएं हैं, वो किसी चीज को पाना चाहता है, लेकिन उन चीजों को वो पा नहीं पा रहा है। वो इसके कारण क्या है, वो कुसमायोजित है, वो मॉल एडजस्टेड है। तो उन चीजों से निपटने के लिए वो क्या करेगा, वो स्वप्न देखेगा और उन सपनों के माध्यम से अपनी उन इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करेगा। कि कोई बच्चा है, मान लो उसने DSSB का पेपर दिया 2 या 3 बार, क्लियर। अब वो क्या सोच रहा है कि अब मेरे पास लास्ट चांस है, अब अगर मैं अब की बार ये पेपर क्लियर नहीं कर पाया तो मेरे पास कोई चांस नहीं रहेगा, ठीक है। हालांकि इस टेंशन की वजह से वो बच्चा सही ढंग से अपनी जो पढ़ाई है वो नहीं कर पाता है। क्या करेगा वो अपने आप को समायोजित करने के लिए क्या करेगा, सोचेगा, नींद में आराम से सोचेगा, सपने देखेगा कि इस बार तो मेरा पेपर क्लियर हो ही जाएगा और इस बार तो मैं एक बहुत अच्छी जो जॉब है उसको अचीव कर ही लूंगा।
तो ये क्या है, ये दिवास्वप्न, डे ड्रीमिंग यानी कि फैंटेसी। हम सपनों में अपनी इच्छाओं को पूरी करने की क्या करते हैं, कोशिश। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आता है अंतः प्रेक्षण। अंतः प्रेक्षण यानी कि इंट्रोजेक्शन। अंतः प्रेक्षण का मतलब है कोई इंसान दुखी है, कोई इंसान बहुत परेशान है, अब उसके दुख को देखकर हम भी दुखी हो जाएं, या कोई इंसान बहुत ज्यादा खुश है, उसकी खुशी में हम भी खुश हो जाएं। यानी कि दूसरों की दुखी में हम, दूसरों के दुख में दुखी होना व दूसरों की खुशी में खुश होना, दूसरों की खुशी में खुश होना, दूसरों के दुखों में दुख होना, दूसरों की खुशियों में खुश होना, दूसरों को अच्छी प्रकार से समझना, ये क्या है, ये है अंतः प्रेक्षण। अब अगर हमारे पेपर में आ जाए कि एक दो लेडी हैं, एक के घर में बहुत ज्यादा तनाव है, टेंशन है, और वो बहुत ज्यादा दुखी है, और उसी के दुख को देखकर उसकी जो सहेली है वो भी दुखी हो जाती है, तो वो किस प्रकार की जो है रक्षात्मक युक्ति है, किस प्रकार की या प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो वो है अंतः प्रेक्षण, इंट्रोजेक्शन। दूसरों के दुख में दुखी होना और दूसरों के सुख में सुखी होना। क्लियर, अंडरस्टैंड। अब 12वें टॉपिक के बाद 12वां जो हमारा पॉइंट है, हमने उसको क्लियर किया अंतः प्रेक्षण के रूप में, यानी कि दूसरों के दुखों से दुखी होना और दूसरों के खुशी में खुश होना। इसके बाद हम नेक्स्ट 13 पॉइंट पे आते हैं, जिसको हम बोलते हैं अस्वीकरण। 13 अस्वीकरण। अस्वीकरण, अस्वीकरण मीन्स इन इंग्लिश वी कैन से डिनाइल। डिनाइल यानी कि डिनाइल जो वर्ड है वो खुद ही इसका जो अर्थ है वो हमें समझा रहा है। अस्वीकरण का मतलब है कि कोई इंसान अपने आप को बिल्कुल उस चीज के अपोजिट बताना जैसा वो है। क्लियर। अस्वीकरण यानी कि जैसा वो इंसान है उस चीज को अस्वीकार करके अपने आप को बिल्कुल विपरीत बताना। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं कि कोई भी शराबी आदमी है, बहुत ज्यादा शराब पीता है, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अस्वीकरण यानी कि डिनाइल, एक शराबी इंसान है, बहुत ज्यादा शराब पीता है, लेकिन जब आप उससे पूछोगे कि आप शराब क्यों पीते हो, नहीं जी मैं तो कभी शराब पीता ही नहीं, मैं तो शराब पी नहीं कभी, यानी कि उसके बिल्कुल विपरीत जैसा वो है उसके बिल्कुल विपरीत उस चीज को बिल्कुल डिनाई कर देना। विपरीत का मतलब है उस चीज को बिल्कुल सिरे से नकार देना कि मेरे अंदर तो ऐसी कोई कमी है ही नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं अस्वीकरण यानी कि डिनाइल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे जिसको बोलते हैं परहारण। परहारण, अनडूइंग। अब ये जो शब्द है, इस शब्द को मैं यहां सिर्फ इस शब्द को हम हमारी जो अप्रत्यक्ष जो रक्षात्मक युक्तियां हैं वो हमने यहां तक कंप्लीट कर ली 13 तक, अस्वीकरण तक। क्लियर। अब जो प्रहारण एक शब्द है जो रीट के एग्जाम में आया हुआ था उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना चाहूंगी, क्योंकि आजकल जो चीजें हैं, जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सरफेस लेवल से उठा के नहीं पूछे जाते। आपने अपना जो किसी भी एग्जाम को देखा होगा, चाहे वो HSSC का एग्जाम है, चाहे आपका कोई भी एस्टेट का है, PRT, इवन PRT में भी जो साइकोलॉजी है वो बहुत ही बेहतरीन लेवल की पूछी जाती है। चाहे वो आपका रीट है, चाहे DSSS भी है, कोई भी एग्जाम है, कोई भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सरफेस लेवल से आजकल नहीं पूछा जाता। हमने इन 2 वीडियो में समायोजन की जो रक्षात्मक युक्तियां की हैं वो इतने डिटेल से, इतने एग्जाम्पल्स के साथ क्यों की हैं? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आज इतने आसान तरीके से नहीं आता, मतलब ऐसा नहीं पूछा जाता कि हम
उसको पढ़ के और अपने मतलब दिमाग से सोच समझ के उसका आंसर दे दे, नहीं, हमें उन चीजों के अर्थ तक जाना पड़ेगा, एक एक चीज को बहुत ही अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा। तो यहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रहारण क्या होता है, अनडूइंग। प्रहारण का मतलब क्या है? प्रहारण का मतलब है कि कोई भी इंसान जिसने कोई गलत काम किया है वो उसका प्रायश्चित कर रहा है। कोई इंसान जिससे कोई गलत काम हो गया है लेकिन वो उसका प्रायश्चित कर रहा है। तो यानी मान लो कि कोई डाकू है, वो उसने धन लूटा। कोई डाकू है, उसने धन को लूटा, तो डाकू धन को लूटकर उस धन का फिर प्रयोग गरीबों को बांट के करता है। यानी कि एक डाकू है जिसने धन को लूटा, लेकिन वो उसका प्रायश्चित कैसे करता है? उस लूटे हुए धन को गरीब लोगों में बांटकर। यानी कि डाकू धन को लूटता है और उसको लूटकर उस धन का फिर प्रयोग वो गरीबों में बांटकर करता है, बांटकर। यानी कि कोई एक डाकू है जो धन को लूट रहा है और उस धन को लूट के वो गरीबों में उसको बांट रहा है। एक डाकू है जिसने धन को लूटा, लेकिन अब वो प्रायश्चित कर रहा है, उस धन को वो क्या कर रहा है? गरीब लोगों में बांट रहा है। क्लियर? अंडरस्टैंड? यानी कि चलो मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ। एक डाकू है, लूटे हुए धन को गरीबों में बांट रहा है। अंडरस्टैंड? एक डाकू लूटे हुए धन को गरीबों में बांटता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम प्रहारण, यानी कि अनडूइंग। क्लियर? अंडरस्टैंड? अब एक यहां से एक क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाता है, जो क्वेश्चन रिलेटेड है द्वंद्व से, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट से। देखिए कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व। कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व का मतलब क्या है? द्वंद्व शब्द जो है, यानी कि हमारे पास कोई समस्या है, हम उस समस्या से निपटना चाहते हैं और हम सोचते हैं ये काम हम करें या ना करें, इस तरीके को अपनाएं या ना अपनाएं। तो सबसे पहले द्वंद्व को अप्रोच और अवॉइडेंस, द्वंद्व हमारे माइंड में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आया, हम उस समस्या से निजात पाने के लिए हम सोचते हैं हम ये काम करें या ना करें, इससे हमारा फायदा होगा या नुकसान होगा। तो सबसे पहले द्वंद्व यानी कॉन्फ्लिक्ट को अप्रोच और एंड अवॉइडेंस में बांटा कूट लेविन ने। ये कूट लेविन वही साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने फील्ड थ्योरी दी है। फील्ड थ्योरी कम से कम भी 5 से 6 बार पेपर में पूछी जा चुकी है कि अक्षेत्रवाद का सिद्धांत किसने दिया, फील्ड थ्योरी किसने दी। तो ये वही कूट लेविन है जिन्होंने फील्ड थ्योरी दी है साइकोलॉजी में, अक्षेत्रवाद का सिद्धांत। क्लियर? तो द्वंद्व यानी कि कॉन्फ्लिक्ट को अप्रोच एंड अवॉइडेंस में किसने बांटा है? कूट लेविन ने बांटा है। अब बात आती है कि ये अप्रोच और अवॉइडेंस होता क्या है? क्या है ये अप्रोच और क्या है ये अवॉइडेंस? देखिए अप्रोच का मतलब होता है, मान लो आपके पास 2 सिचुएशन है। पहली बात, आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पेपर में आता है मैं उसी तरीके से आपके लिए एक स्टेटमेंट बनाती हूँ। ठीक है? कि एक बच्चा जिसने 100 रुपए चोरी की। क्लियर?
एक बच्चा जिसने 100 रुपए चोरी किए, वो सोचता है कि मैं पैसे वापस दे दूं, लेकिन अध्यापक का डर भी है कि डांट का डर भी है। क्लियर? अब बच्चा किस में है? कॉन्फ्लिक्ट में है। एक बच्चे ने 100 रुपए चुरा लिए। क्लियर? अब जब टीचर ने पूछा कि ये 100 रुपए किसने चुराए हैं, तो बच्चे के दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट, एक द्वंद्व उठा कि भाई पैसे तो मैंने चुराए हैं। बच्चा सोचता है कि मैं पैसे वापस दे दूं, लेकिन उसे डर भी है कि अध्यापक उसको डांटेगा, मारेगा। अब क्वेश्चन साफ साफ यही क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि मैंने स्टेटमेंट चेंज कर दी है कि कोई भी इंसान है जो काम करना चाहता है और उसके रिजल्ट को देख के वो डर रहा है, तो वो द्वंद्व कि जो उसका द्वंद्व है वो किस प्रकार का है। तो देखो, पैसे वापस दे दूं, बच्चा क्या सोच रहा है? पैसे वापस दे दूं, यानी कि ये अच्छी बात है। अच्छी बात है तो हम इसको क्या बोलते हैं? अप्रोच। क्लियर? तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? देखो, फर्स्ट बच्चा चाहता है कि मैं पैसे वापस दे दूं, तो हम इसको बोलेंगे अप्रोच। ठीक है? दूसरी बात, बच्चे को अध्यापक की डांट का क्या है? डर, यानी कि ये एक नेगेटिव सेंस में जा रहा है कि भाई उसको डर है, तो इसको हम बोलते हैं अवॉइडेंस। यानी कि कोई भी कन्फ्लिक्ट है, जब वो सही दिशा में जा रहा है, सही है वो बात, उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं अप्रोच। और जब उसको उस चीज से किसी प्रकार का डर है, भय है, वो काम नहीं करना चाहता, तो उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं अवॉइडेंस। हिंदी में इनके लिए अलग अलग शब्द यूज कर दिए जाते हैं। जैसे अप्रोच को हम क्या बोलते हैं? ग्राह्य बोल देते हैं। अप्रोच को ग्राह्य या पद्धति भी बोल देते हैं। हर अलग अलग शब्द का यूज किया जाता है, लेकिन इंग्लिश में बहुत ही सिंपल है। जो पॉजिटिव चीज है उसके लिए हम यूज करते हैं अप्रोच, और जो नेगेटिव है उसके लिए यूज करते हैं अवॉइडेंस। बिल्कुल सिंपल है। जैसे हिंदी में अवॉइडेंस के लिए हम यूज करते हैं वर्जन और परिहार, यानी कि उस चीज को छोड़ देना। क्लियर? यानी कि यहां से जो क्वेश्चन आएगा, शायद आपको ये शब्द दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको यहां दोबारा से लिखती हूं। यानी कि अवॉइडेंस को हम क्या बोलेंगे? वर्जन और परिहार। क्लियर? यानी कि हिंदी में याद करना इन चीजों को मुश्किल है थोड़ा सा। अगर हम इंग्लिश में याद कर लें तो इंग्लिश में इनके लिए एक ही वर्ड है, फिक्स है। लेकिन हिंदी में जैसे ही मान लो एग्जामिनर है, वो इंग्लिश के वर्ड को ट्रांसलेट करता है गूगल पे, तो उसके लिए अलग अलग शब्द आ जाते हैं। तो इसलिए आसान रहेगा कि साइकोलॉजी में हम टर्म्स को इंग्लिश में लर्न करें। क्लियर? यानी कि द्वंद्व में अगर कोई इंसान होता है, कन्फ्लिक्ट में होता है, तो दो प्रकार की बातें हैं, अप्रोच एंड अवॉइडेंस। किसने दी है? कूट लेविन ने दी है। उनका उस समस्या से समाधान, उस द्वंद्व से निपटने के लिए इंसान क्या करता है? अप्रोच और अवॉइडेंस का सहारा लेता है। कई बार, काफी बार ये क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आया है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। 2 वीडियो में मैंने समायोजन, रक्षात्मक युक्तियां, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष को क्लियर करने की कोशिश की है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप देखते रहिए हमारे इस चैनल को, और आपको साइकोलॉजी की एक बेहतरीन तैयारी यहाँ पे मिलेगी। जय हिंद।